नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 के व्याकरण के चैप्टर 2 काल, कारक और वाच्य में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम यहाँ पर कारक को समझते हैं। ध्यान देना, कारक क्री प्लस अक प्रत्यय से बना जिसका अर्थ होता है करने वाला। हिंदी में कारक 8 होते हैं जिसको हम इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। पहला कारक कर्ता, इसका कारक चिन्ह होता है ने, जिन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इसके विवरण के अनुसार समझें। कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला। अगला दूसरा कारक होता है कर्म कारक को कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, अर्थात कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस क्रिया का जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? हम कर्म कहेंगे। करण कारक से के द्वारा ये साधन होता है, अर्थात जब कर्ता कोई कार्य करता है तो उस कार्य को सिद्धि में ये सहायक होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है। संप्रदान, संप्रदान के लिए कर्ता अपने दान कर्म के माध्यम से जिस किसी को संतुष्ट करता है तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। अपादान से अलग होने पर स्थिर या अस्थिर जहाँ से भी कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई सा भी अंग या कोई सा भी भाग अलग हो जाए, जिस स्थान से अलग हो रहा है, चाहे वह स्थिर हो अर्थात गतिमान हो या अस्थिर हो अर्थात वह अचल हो, एक ही स्थान पर हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसकी कौन सी संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा होगी। संबंध, संबंध के कारक चिन्ह होते हैं काके, की और रारेरी। अधिकरण में पेपर इसके कारक चिन्ह या परसर्ग हैं, ये क्रिया का आधार होता है। संबोधन हे, अरे, भो, ये संबोधन के चिन्ह होते हैं। इस प्रकार से इस सारणी के माध्यम से हम कारक को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम वाच्य। वाच्य को वाक्य भी कहा जाता है। वाच्य की परिभाषा है क्रिया का वह रूपांतरण जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है यह बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का बदला हुआ रूप जो किसकी प्रधानता के आधार पर परिवर्तित हो रहा है? कर्ता के, कर्म के या भाव के। वाच्य के प्रकार, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मतलब वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को समझते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुरूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देने योग्य है, वाक्य में जब प्रयुक्त कर्ता होगा तो उसकी कर्ता की क्या होगी? प्रधानता होगी, मतलब वाक्य में कर्ता प्रधान होगा। साधारण या सरल वाक्य रहेंगे। इसमें क्रिया जो प्रयुक्त होगी वाक्य में वो किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। अर्थात हमने अभी कारक में समझा है, जो कर्ता है उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, उसका कारक चिन्ह ने भी हो सकता है और को भी हो सकता है। ठीक है, हमें ये बोध कराना है कि कार्य को करने वाला ही कर्ता है। देखते हैं, जैसे उदाहरण, मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया या करना यहाँ क्रिया है। सभ्यता का विकास यहाँ पर उसके द्वारा किया गया कर्म है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? करने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य कर्ता हो गया। लड़की ने खीर खाई क्रिया है, खीर कर्म हो गया, और किसने खाई? लड़की ने खाई। तो ये जो इस प्रकार के वाक्य हैं ये कौन से वाक्य होंगे? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य जब हमने पढ़ा था वहाँ प्रधानता कर्ता की थी, परंतु यहाँ पर प्रधानता किसकी होगी? कर्म की होगी। कर्म की प्रधानता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य कहा जाता है। क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है क्योंकि प्रधान जो है उसी के अनुसार क्रिया आएगी। हमने इसकी परिभाषा में भी यही पढ़ा है कि क्रिया का रूपांतरण होता है, तो क्रिया का रूपांतरण किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार होगा। आगे देखते हैं, कर्ता कारक कर्मवाच्य में करण कारक में परिवर्तित होकर प्रयुक्त होता है। जो कर्ता कारक है वह कर्तृवाच्य में वह कर्ता था, परंतु वह कर्ता न रह करके अब वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? करण में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात उसका कारक चिन्ह या तो से होगा
या फिर क्या होगा, के द्वारा या द्वारा में प्रयुक्त होगा, ये ध्यान रखना है। आगे ध्यान देते हैं, कर्ता के साथ को विभक्ति का प्रयोग तब होता है जब आवश्यकता हो या फिर अनिवार्यता दिखाई पड़ती है, वरना उसका प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं उदाहरण के रूप में, प्रकाश द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक यहाँ कर्म है, पुस्तक यहाँ क्या है, कर्म है। पढ़ी गई ये क्रिया है और प्रकाश पढ़ने वाला है, अर्थात कार्य को करने वाला है। परंतु प्रधानता किसकी है, प्रधानता यहाँ पर कर्म की है। कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्म प्रधान वाक्य हुआ, मतलब कर्मवाच्य हुआ। और यहाँ जो पढ़ने वाला है वो किस में चला गया, करण में चला गया, क्योंकि के द्वारा से द्वारा हमने यहाँ समझा था, वो करण में चला जाता है, अर्थात ये करण कारक हो गया। आगे देखते हैं, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है क्रिया है, पत्र कर्म है और मुझसे, ये से भी कर्ण का ही चिन्ह है। मुझसे लिखने वाला कौन है, लिखने वाला मैं स्वयं हूँ, परंतु मुझसे क्या हो रहा है, पत्र नहीं लिखा जा रहा। प्रधानता किसकी है, पत्र की। जहाँ कर्ता जब करण कारक में प्रयुक्त हो और क्रिया कर्म के अनुसार आए तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है मित्रों, आगे हम भाववाच्य देखते हैं। भाववाच्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर भाव रूप अथवा मूल रूप में प्रयुक्त होती है, उसे क्या कहा जाता है, भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होता, क्योंकि कर्म होगा तो वह कहाँ चला जाएगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन कर्म न होने के कारण ही वह कहाँ होता है, भाववाच्य में होता है। आगे देखते हैं, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, भाववाच्य में कर्ता कारक बदलकर करण कारक में हो जाता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है, मतलब रहती है। उदाहरण देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता। यहाँ जाता, चला नहीं या नहीं चला जाता भी प्रयोग होता। चलना और जाता ये दोनों क्या हैं, क्रिया हैं। यहाँ कार्य को करने वाला कौन है, चलने वाला कौन है, व्यक्ति है, परंतु वो किस में प्रयुक्त हो रहा है, से करण कारक का चिन्ह है, ये करण कारक में प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ कौन नहीं है, कर्म नहीं है। अतः यह यदि यहाँ कर्म होता तो यह कर्मवाच्य में चला जाता, क्योंकि जो करता है वह करण कारक का चिन्ह के माध्यम से, मतलब करण कारक में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ करण कारक और क्रिया होने के कारण ही यहाँ भाव की प्रधानता है और यहाँ भाववाच्य होगा। लड़कियों से नाचा नहीं जाता। लड़कियां एक नहीं है, बहुत सारी है, परंतु वो किस में प्रयुक्त हो रही है, करण कारक में प्रयुक्त हो रही है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, नाचा नहीं जाता। हमने जैसे कि परिभाषा में ही पढ़ा, समझा है कि एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है, तो यहाँ क्रिया एक वचन पुल्लिंग में ही प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार के वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम समझते हैं काल। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात मनुष्य के द्वारा क्रिया किस समय में घटित की गई, उस क्रिया के अनुसार ही उसका क्या होता है, काल परिवर्तन बतलाया जाता है। हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें बस केवल सामान्य रूप से यहाँ अंक प्राप्ति के लिए हमें बस केवल इतना ही समझना है कि काल कितने प्रकार का होता है, और उसको उसी प्रकार से हम बताएंगे, क्योंकि इसके बहुत विस्तृत है। इतना ज्ञानार्जन हमें नहीं करना, क्योंकि एक अंक का ही हमारे विषय है। आगे देखते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। समझते हैं हम। भूतकाल जो बीत गया, अर्थात वह क्रिया जो पूर्व में घटित हो गई। वर्तमान काल जो चल रहा है, अर्थात जो कार्य अभी निरंतर है या अभी अभी घटित हुआ है। भविष्य काल जो आगे क्रिया घटित होगी, जो क्रिया अब अभी घटित नहीं हुई है परंतु अब वह घटित होने वाली है। इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं, जैसे भूतकाल में था, थे और थी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, या जैसे कोई क्रिया रहा, रही, आकारांत क्रिया प्रयुक्त होती है, या दीर्घ इकारांत क्रिया प्रयुक्त होती है, जैसे गई, गया, इस प्रकार की।
वर्तमान काल में ताहे तीहे वाले वाक्य आते हैं और तेहे वाले वाक्य प्रयुक्त होते हैं, जैसे खाता है, पीता है, चलते हैं, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। यहाँ गा, गे, गी के प्रयोग किया जाएगा किसमें? भविष्य काल में जो क्रिया घटित होगी वह अभी घटित नहीं हुई है, उसकी क्रिया के अंत में क्या आएगा? गागेगी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मोर नाचेगा, सीता गाना गाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, काल समझ में आया होगा। अब हम यहाँ इसके प्रश्न के अंकों को, प्रकरण को समझते हैं। हमारे प्रकरण का नाम था, जैसा कि हमने पूर्व में ही कहा था, काल, कारक और वाच्य। प्रश्न इस प्रकार से इसमें आएगा, अंक बार इसके 3 हैं। समझते हैं, 3 चीज़ें पूछी जाती है। काल पूछा जाता है, कारक पूछा जाता है, वाच्य पूछा जाता है, जो तीनों किसके होते हैं? 1-1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से इसका अंक बार कितना होगा? 3 नंबर होगा। तीनों चीज़ें हमें बतानी है। हम समझते हैं पहले प्रश्न के माध्यम से। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। प्रश्न है, वाक्य में निहित कारक, काल और वाच्य बताओ। समझते हैं हम यहाँ पर। जैसे कि हमें सबसे पहले कारक बताने, हम जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर को इस प्रकार से ही लिखा जाएगा कॉपी में हमारे द्वारा बोर्ड परीक्षा में। कारक हमने लिखा। हमें यहाँ सबसे पहले समझना है कि चित्र बनाने का कार्य कौन कर रहा है? मैंने, अर्थात मैंने कौन है? कर्ता हो गया, क्योंकि कार्य को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो मैंने क्या हो गया? कर्ता हो गया। हमने उस समय पढ़ा भी था कारक में, कारक चिन्हों के माध्यम से ने जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? कर्ता का ही होता है। से, पेंसिल से, ये चित्र बनाने का क्या हो गया? माध्यम हो गया, साधन हो गया। तो से के द्वारा कार्य हो रहा है, इसका मतलब इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? करण संज्ञा हो जाएगी। कारक कौन सा हो जाएगा? ये करण के अंतर्गत आ जाएगा। पेंसिल से कारक कौन सा हो जाएगा? करण कारक। क्या बनाया, क्या या किसको से जब प्रश्न किया जाता है तो उसका कर्म का बोध करवाया जा सकता है। तो क्या बनाया, किसको बनाया? चित्र को बनाया। तो चित्र की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। यहाँ हमारे कारक 1 नंबर का पूछा गया है। हम यहाँ तीनों ना बता करके इन तीनों में से किसी एक को भी बताएं तो भी हमें एक अंक की प्राप्ति हो जाएगी। तीनों ना बता करके हमें एक बताने पर भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। काल देखते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा था, काल को समझते हुए कि अकारांत क्रिया हो जो पूर्व में घटित हो चुकी हो, वह अकारांत क्रिया क्या होगी? भूतकाल की होगी। आगे देखते हैं, काल लिख करके बनाया क्रिया लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर भूतकाल लिखना है। वाच्य, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, यदि वाक्य में कर्म हो और कर्म के साथ साथ उसका कर्ता देखा जाए, कर्ता यदि कर्ता प्रथम विभक्ति मतलब कर्ता कारक में ही हो, उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, या वह उसकी प्रधानता हो, या बनाया जो है वो किसके अनुसार आ रहा है? मैंने के अनुसार आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर वाच्य क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। हम इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं जो आप सभी को हल करने हैं, और उसी में कारक, काल और वाच्य बताने हैं और कमेंट करके बताना है। जहाँ कुछ कमियाँ हो उसे पूछना है। देखते हैं, मैं तुमसे घर पर मिलूँगा। यहाँ मैं तुमसे घर पर मिलूँगा, ये आपको वाक्य दिया गया जिसमें निहित वाक्य में कारक, काल और वाच्य आपको बताने। 3 चीज़ें पूछी गई है, तीनों 1-1 नंबर की है, प्रश्न में आने योग्य है। तो तीनों क्या हैं? 1-1 नंबर के अनुसार 3 नंबर की। अगला प्रश्न है, मेरे द्वारा चित्तौड़ को देखा गया। वाक्य में निहित कारक, काल और वाच्य बताने। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रकरण समाप्त होता है। धन्यवाद। समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें।